रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप टॉपिक है, इसको बेटा अपनी बुक्स के ऊपर मेंशन कर लें। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जा सकते हैं या इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। ओके हो गया। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम बात शुरू करते हैं गैस लॉज से। गैस लॉज बेटा जी एक्सपेरिमेंटली बेस लॉज हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा जी? एक्सपेरिमेंटल बेस है, ठीक हो गया। गैस लॉज एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये क्या एक्सप्लेन करते हैं बेटा जी? बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी कि किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक हो गया। यानी कि गैस लॉज जो है ये बिहेवियर ऑफ गैस एक्सप्लेन करते हैं और ये एक्सपेरिमेंटल बेस है। अब क्वांटिटेटिवली बिहेवियर ऑफ गैस को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासियस ने, बर्नौली ने बेटा जी क्या किया? बर्नौली इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रपोज की, ठीक है। इसने क्या किया? प्रपोज किया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को। ओके हो गया। क्वांटिटेटिवली बिहेवियर ऑफ गैस एक्सप्लेन करने के लिए बर्नौली ने क्या किया? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रपोज की। ओके हो गया बेटा जी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हु प्रपोज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो आपने क्या बताना है बेटा जी? बर्नौली, ठीक है। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेटा जी पोस्टुलेट्स क्या हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि ऑल द गैसेस कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला पहला पोस्टुलेट ये है कि तमाम गैसेस जो हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा जी? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल की बेस पर गैसेस क्या हो सकती हैं बेटा जी? मोनो एटॉमिक हो सकती हैं, डाई एटॉमिक हो सकती हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकते हैं। जैसा कि नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं वो क्या हैं? वो बेसिकली मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। उसकी रीज़न आपको बताई थी मैंने कि मॉलिक्यूल होने के लिए कंडीशन ये है कि पार्टिकल सब्सटेंस का हो, यानी कि एलिमेंट या कंपाउंड का। सेकंड, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो। तो चूंकि नोबल गैसेस के एटम्स एलिमेंट्स के एटम्स हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यही वजह है कि आप नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इन गैसेस को क्या बोलेंगे आप? मोनो एटॉमिक गैसेस बोलेंगे। बात की समझ लगी? तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि ऑल द गैसेस कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। बात की समझ लगी बेटा जी? सेकंड बेटा पोस्टुलेट ये है कि मॉलिक्यूल स्टेशनरी नहीं है, मॉलिक्यूल्स मुसलसल क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और इनकी जो मूवमेंट है वो कौन सी है? हैपहैज़र्डली या रैंडमली, रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टेशनरी बट दे आर कॉन्टिन्यूली मूविंग हैपहैज़र्डली और रैंडमली। रैंडमली से मुराद क्या है कि किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं बेटा जी? मूव कर रहे हैं और मुसलसल उनकी क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। बात की समझ लगी बेटे? थर्ड पोस्टुलेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर कोलाइड विद वन एंड अदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज एनक्लोज्ड। कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में बेटा जी क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। और इनकी कोलिजन्स की वजह से ये बेटा जी क्या कर रहे हैं? कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर काज कर रहे हैं। कोलिजन्स इनकी बेटा जी क्या होती हैं? परफेक्टली इलास्टिक होती हैं।
अब इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है बेटा जी? ऐसी कोलिजन जिसमें सिस्टम की एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास कोई हार्ड बॉल है, आप उसको यहां से छोड़ें और वो जमीन पर टकरा के दोबारा फिर यहां पर ही आ जाए, तो टोटल चेंज इन एनर्जी क्या होगा बेटा जी? जीरो। तो ऐसा कोलिजन जिसमें चेंज इन एनर्जी क्या हो? कांस्टेंट हो, जीरो हो, उसे आप क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। फिजिक्स में आप इसको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 या 4 में। ओके हो गया। तो कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स भी मुसलसल क्या कर रहे हैं बेटा जी? कोलिजन्स कर रहे हैं, और इनकी कोलिजन्स क्या हैं? इलास्टिक हैं। बात की समझ लगी? तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन्स। और बेटा जी गैस का प्रेशर किसकी वजह से है? इन्हीं कोलिजन्स की वजह से है। बात की समझ लगी ना? गैस का जो प्रेशर है वो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स की वजह से है। यूनिट एरिया पे वो क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं, बार बार फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बात की समझ लगी? अब बेटा जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोस्टुलेट के देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, कि गैस के मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल हैं कि उनका वॉल्यूम जो है, हकीकी वॉल्यूम, उसको निगलेक्ट किया जा सकता है। बात की समझ लगी? कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, जीरो के इक्वल है। ठीक हो गया बेटे? उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये भी हम पॉइंट लिख लेते हैं कि नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। और बेटा जी लास्ट पॉइंट ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम फिजिक्स में लिखते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी, यहां पे हम क्या लिखेंगे? ई के। ठीक है ना? सिर्फ क्या है, नोटेशन है, तो आपने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेटा जी क्या है? ये पोस्टुलेट्स हैं किसके? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। दीज थिंग्स आर ट्रू ओनली फॉर आइडियल गैसेस। ये सारी की सारी बातें बेटा जी सच हैं किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। बात की समझ लगी? ऐसी गैस, अब याद रखना है, ऐसी गैस जो तमाम गैस लॉज को हर लिहाज से ओबे करे, ऐसी गैस जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को क्या करे? ओबे करे। आप उसे क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। ठीक है? तो तमाम आइडियल गैसेस के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? मॉलिक्यूल्स किस नेचर के हो सकते हैं? मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक हो सकते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टेशनरी बट दे आर मूविंग हैपहैज़र्डली। हैपहैज़र्डली मीन बेटा दे आर मूव रैंडमली इन एनी डायरेक्शन, और इस मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ओके हो गया? उसके बाद बेटा जी मॉलिक्यूल्स कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज एनक्लोज्ड। मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकरा रहे हैं
और कंटेनर की वाल्स के साथ भी टकरा रहे हैं और इनकी जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। अब इलास्टिक कोलिजन से मुराद क्या है बेटा जी, कि ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम की एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा जी देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उसके बाद बेटा जी क्या है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। गैस के वॉल्यूम के लिहाज से मॉलिक्यूल्स का साइज इतना स्मॉल होता है कि उनके वॉल्यूम को आप क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। और बेटा जी लास्ट पॉइंट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की किस वैल्यू पर गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो होता है, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में वैल्यू क्या होगी, 0 केल्विन होगी। और फारेनहाइट में क्या होगी, 459 -459 डिग्री फारेनहाइट। तो ये जो 0 केल्विन है इसे आप क्या बोलेंगे बेटे, एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो। ओके हो गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको स्टेटमेंट की फॉर्म में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सबको समझ लग गई। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट है क्लासियस। क्लासियस ने क्या किया, इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को ही मद्देनजर रखते हुए काइनेटिक इक्वेशन को डिड्यूस किया। क्लासियस ने क्या किया, डिड्यूस्ड काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन को इसने रिड्यूस किया। इसने क्या कहा कि एक कंटेनर के अंदर क्या है बेटा जी, गैस है, और उस गैस का प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। उसमें गैस के मॉलिक्यूल का मास m है और मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर हो गया। तो वो इक्वेशन क्या थी बेटा जी, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। ये पूरी डेरिवेशन आप फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। बात की समझ लगी ना। ये जो कंप्लीट डेरिवेशन है कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, इसकी मुकम्मल कैलकुलेशन जो है वो आप फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और आपने बेटा जी यहां पे सिर्फ इसको याद रखना है कि दिस इज काइनेटिक इक्वेशन। यहां पे P बेटा जी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, 1/3 कांस्टेंट है। क्लियर है। M क्या है बेटा जी, मास ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की तादाद है। और C बार क्या है बेटा जी, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है बेटा जी, इसको समझने के लिए कहता है कि बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स की, तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत कम है, कुछ की मॉडरेट है। यानी कि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट हो, तो फिर हम सारी वेलोसिटी का सम अप करके उसका क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल के कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है c1 स्क्वायर, कुछ की वेलोसिटी है c2 स्क्वायर, कुछ की वेलोसिटी है c3 स्क्वायर एंड सो ऑन। जिनकी वेलोसिटी c1 है उनकी तादाद है n1, जिनकी वेलोसिटी है c2 उनकी तादाद है n2, जिनकी वेलोसिटी c3 है उनकी तादाद है n3। बात की समझ लगी। तो ये जो टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसकी रेशियो को क्या कहेंगे आप, इस रेशियो को मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहेंगे। तो यहां पर बेटा जी जो कैपिटल N है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। बात की समझ लगी। अब याद रखिएगा कि अगर आप इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट ले लें तो ये बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बन जाएगा, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसका फार्मूला बेटा जी क्या होता है, 3RT/m।
या फिर इसका बेटा जी फार्मूला किसके इक्वल होता है, 3PV इज ओवर m, क्योंकि हमें पता है कि PV किसके इज इक्वल होता है nRT के, तो n कांस्टेंट है तो PV किसके इक्वल आ गया RT के, तो RT की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, PV लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके इक्वल है, 3RT ओवर m या फिर 3PV ओवर m। बात की समझ लगी। अब यहां से बेटा जी अगर गौर करें आप, तो R और M क्या होते हैं, कांस्टेंट है। R जनरल गैस कांस्टेंट, M क्या है, मॉलिक्यूलर मास। हर गैस का मॉलिक्यूलर मास फिक्स है, ऐसे ही है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के फिर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। सब बच्चों को यहां तक क्लियर है। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया, इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी प्रपोज किया। ठीक है, इसने क्या प्रपोज किया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल द मॉलिक्यूल्स डोंट हैव सेम वेलोसिटी, दे मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज। बात की समझ लगी ना, कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, सब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने भी ये बताया कि N1 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C1 है, N2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C2 एंड सो ऑन। तो ये जो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ये किसने प्रपोज किया, मैक्सवेल ने। जब वेलोसिटी डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होंगी। तो बोल्ट्जमैन बेटा जी एक साइंटिस्ट है, बोल्ट्जमैन, इसने क्या किया, इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। ठीक हो गया। और बेटा जी लास्ट पे वैन डर वाल है। वैन डर वाल ने क्या किया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को मॉडिफाई किया, यानी कि जो इसके अंदर फॉल्ट्स थे उनको क्या किया, दूर किया। ठीक है, इसने क्या किया, मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके हो गया बेटा जी। तो ये देखें, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जबकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं ये बेटे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बात की समझ लगी ना। तो ये ऑब्जेक्टिवली आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है जी। तो स्टूडेंट अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जरिए गैस लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला लॉ कौन सा है बेटा जी, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा था या बॉयल्स लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ को बेटा जी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बेटा जी क्या है, गैस है। ओके हो गया। इस गैस का जो वॉल्यूम है वो बेटा जी कितना है, V है, और इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है बेटा जी, P है। इस गैस के ऊपर आप क्या करेंगे, काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वो काइनेटिक इक्वेशन क्या थी बेटा जी, कि PV इज इक्वल टू 1/3 mN c बार²। सही हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर बेटा जी क्या हो गई, 1 हो गई। इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। राइट साइड को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये लिख लें पॉइंट कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो बेटा जी PV किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 1/2 mN c²। सही हो गया। अब बेटा जी आपने पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में
कि गैस के मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर बेटा जी 1/2 mnc बार जो है ये बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो यहां पे m मैस है, n क्या है मॉलिक्यूल की तादाद, और c बार क्या है बेटा उनकी वेलोसिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इस साइन को खत्म करेंगे तो क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, k कांस्टेंट, kT आ गया। तो इसका मतलब है इस पोर्शन पे आप क्या लिखेंगे बेटा जी, kT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो आप फिर बेटा जी इस इक्वेशन में क्या करें कि PV किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 kT के इक्वल आ जाएगा। ओके हो गया। अब यहां पर बेटा जी V इधर ही रहेगा, ये 2 kT और ओवर बेटा जी क्या आ जाएगा P। अब हमें पता है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। तो यहां पे 2K और T बेटा जी ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट होंगे तो फिर वॉल्यूम जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब बात की समझ लगी है जी, सॉरी ये बेटा जी कांस्टेंट है, यहां पे 3 भी लगा लो। ओके हो गया, 2kT/3 ये सारे का सारा कांस्टेंट है, और बेटा जी P जो है वो फिर क्या होगा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबको क्लियर है। फिर देखिए बेटा जी हमारे पास एक गैस है, उसके ऊपर आपने काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई की, PV = 1/3 mnc बार स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 1/2 mnc बार स्क्वायर। ये वाला पोर्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस साइन को खत्म करेंगे तो kT आ जाएगा, तो इसकी जगह पे आपने kT लिख लिया। अब ये वॉल्यूम इधर आके डिवाइड हो गया, प्रेशर सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा 2kT/3, ये कांस्टेंट के इक्वल, तो वॉल्यूम प्रेशर के क्या आ गया बेटा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरह चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ को भी बेटा जी हम यहां पे चार्ल्स लॉ को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट जो है वो यहां से कर रहा हूं, आप इसको स्टार्ट से कीजिएगा। मैं डायरेक्ट ये वाला पॉइंट लिख रहा हूं, सही है। आपने स्टार्ट से ये सारी कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ यहां से थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है। तो यहां पे बेटा ये देखें कि PV किसके इक्वल है, 2/3 kT के इक्वल है, ऐसे ही है ना बेटे। तो ये V इधर ही रहेगा, ये 2K ओवर क्या आ जाएगा 3P और ये T। अब यहां पे बेटा जी चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या रखा जाता है, और नंबर सारे के सारे, और K क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये वाला पोर्शन कांस्टेंट के इक्वल होगा तो वॉल्यूम बेटा जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। खाली टेम्परेचर नहीं बोलना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो फिर बेटा जी गैस का वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप चार्ल्स लॉ को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से डिड्यूस करेंगे तो फिर बेटा जी आपने सारी कैलकुलेशन स्टार्ट से करनी है, ठीक है। सिर्फ यहां पे रीअरेंजमेंट करके आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कर लिया, कर लेंगे। उसके बाद बेटा जी कौन सा लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है, दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, सेम है, STP पर है। ये क्या है बेटा जी, गैस 1 और ये क्या है, गैस 2। दोनों गैसेस के ऊपर आपने क्या अप्लाई की, काइनेटिक इक्वेशन। दोनों का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बेटा जी क्या है, सेम है। तो अब देखें हम इसके ऊपर गैस 1 के ऊपर इक्वेशन अप्लाई करते हैं, 1/3 m1, मैथ तो डिफरेंट होगा ना बेटे, इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डिफरेंट होंगे, इसी तरह बेटा जी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह PV = 1/3 m2 n2 c2 बार, ये क्या हो गया बेटा जी, इक्वेशन नंबर 2, सही हो गया। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है, सेम है, दोनों को कंपेयर कर लें। आप यहां पे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। तो ये बेटा जी क्या आ गया, 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर = किसके आ गया, 1/3 m2
N2C2 बार स्क्वायर। ठीक हो गया, ये 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया बेटा जी, M1 N1C1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 N2 और C2। ओके हो गया। अब इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। अब दोनों गैसेस का टेम्परेचर क्या है बेटा जी, सेम है। इसका मतलब है दोनों के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो गैस 1 के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ M1C1 स्क्वायर, और ये बराबर किसकी होगी बेटा जी, हाफ M2C2 बार स्क्वायर। ठीक हो गया, 1/2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, M1C1 बार इज इक्वल टू किसके आ गया, M2C2 बार स्क्वायर। अब इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर क्या है बेटा जी, 4 है। तो आपने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के ऊपर क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करें जी इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 पे, तो M1 N1C1 बार स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, M1C1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, M2 N2C2 बार स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा बेटा, M2C2 बार स्क्वायर। तो यहां पे बेटा जी क्या बचेगा, N1 किसके इक्वल आ गया, N2 के। मतलब क्या है कि अगर डिफरेंट गैसेस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हो, तो अगर उनके वॉल्यूम सेम होंगे तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये हमने बेटा जी क्या किया, काइनेटिक इक्वेशन से वेरीफाई कर लिया। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट क्या है, ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ही है। ग्राहम्स लॉ क्या था बेटा जी, कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के क्या बेटा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हमने प्रूव करना है। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक गैस है, उस गैस के ऊपर आपने क्या अप्लाई किया, काइनेटिक इक्वेशन। PV किसके इक्वल आ गया बेटा जी, 1/3 MnC बार स्क्वायर। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो गैस की अमाउंट है वो 1 मोल है। गैस की अमाउंट कितनी है, 1 मोल है। तो फिर बेटा जी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, एवोगैड्रोस के इक्वल होंगे, ऐसे ही है ना बेटा। तो ये बेटा जी PV फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 MnAC बार स्क्वायर हो गया। अब बेटा जी ऐसा मैस जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो, एवोगैड्रोस के इक्वल हो, उस मैस को आप बोलते हैं मोलर मैस। उसे क्या बोलते हैं, मोलर मैस। तो इसका मतलब है कि जो M है इसको अगर Na से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है, मोलर मैस। तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, PV इज इक्वल टू किसके आ गया, 1/3, यहां पे क्या आ गया, मोलर मैस C बार स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली वेलोसिटी फाइंड करनी है। हम रेट को फाइंड करना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का, यानी कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन का या वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी या मोलर मास के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो यहां पे बेटा जी C बार स्क्वायर इधर ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3PV ओवर क्या आ गया बेटा जी, M। सही है। अगर मैं इस इक्वेशन का क्या ले लूं, अंडर रूट ले लूं, तो ये क्या बन जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये क्या करें बेटा, इसको करें आप C बार, इसका अंडर रूट ले लें, इस तरफ भी क्या आ जाएगा, 3PV ओवर M। ये क्या चीज बन गई बेटा जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी बन गई है, ये रेट बन गया, ये स्पीड बन गई है। तो अब बेटा जी ये क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 3PV और V नीचे आकर डिवाइड हो गया, M के ऊपर वॉल्यूम को डिवाइड कर दें। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका मतलब है कि यहां पे डेंसिटी किसके इक्वल है, M ओवर V के। तो यहां पे D लिखा जा सकता है। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा जी, 3P ओवर D। अब यहां पे बेटा जी 3P जो है ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो डेंसिटी के अंडर रूट के क्या है बेटा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमने गैस लॉज को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से एक्सप्लेन किया। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेट या एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कोई एक लॉ आपसे पूछा जा सकता है कि इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन करें, तो आपने इसके मैथमेटिकल स्टेप्स करने हैं।
या बेटा जी ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्सप्लेन गैस लॉज विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बात की समझ लगी? तो आज के लेक्चर में सब बच्चे सुन लें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ये क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके हो गया? ये जो गैस लॉज हैं इनमें से कोई एक गैस लॉ, इसकी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, या ये सारे के सारे लॉज की एक्सप्लेनेशन विद केएमटी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे बेटा जी क्या हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके हो गया जी।